नमस्कार। आप देख रहे हैं जलवायु पत्रिका। जैसा कि आप जानते हैं कि आने वाले 2 महीनों में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसी संदर्भ में हम आपसे बात करेंगे पूर्वांचल के सबसे बड़े ज़िले और जिस ज़िले का अपना एक विशेष महत्व है, उसकी एक ऐतिहासिक पहचान है और वह धरती महान ऋषियों की तपस्वियों की धरती रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्वांचल के आजमगढ़ ज़िले की। ये ज़िला अपने उत्तर में गोरखपुर और दक्षिण में बनारस से सीधा लिंक है। जहाँ गोरखपुर में वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, वहीं पर बनारस से संबंधित आपके देश के प्रधानमंत्री जी हैं और बीच का ज़िला जो आजमगढ़ है, ये पूर्व मुख्यमंत्रियों का विगत 7 सालों से संसदीय क्षेत्र रहा है। संसदीय क्षेत्र रहने के साथ साथ इन पूर्व मुख्यमंत्रियों का इस ज़िले की राजनीति पर 1988 के बाद का व्यापक प्रभाव भी रहा है। इस दौर में ये देखना है कि आजमगढ़ जनपद का विकास कहाँ है। जिस ज़िले की पॉपुलेशन अगर 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पॉपुलेशन लगभग 46 लाख से ऊपर, यानी वर्तमान में लगभग 55-60 लाख के आसपास होगी। इतनी बड़ी जनसंख्या वाले ज़िले को किसी भी सरकारों ने, चाहे वो किसी भी 88 के बाद की जो जितनी भी सरकारें रही हैं, कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। 88 के बाद का जो दौर है, उस दौर में अब जनता दल से लेकर के और सपा बसपा का प्रभुत्व रहा है इस ज़िले पर, जिसे ये भी कह सकते हैं कि यह ज़िला जो है प्रतिरोध की राजनीति करता है। लेकिन इस प्रतिरोध की राजनीति में यह ज़िला सपा बसपा के इर्द गिर्द घूमता है और कहा ही जाता है कि इस ज़िले में सबसे ज़्यादा काम सपा ने किया। ज़िले को मंडल बनाया, महिला हॉस्पिटल दिया, बीटीआई दिया। लेकिन अगर आप एक सापेक्षात्मक संदर्भ में इसे देखें कि जिस ज़िले की जनता ने जिस राजनीतिक दल को लगभग 30 सालों तक लगातार चुनती चली आ रही है, सपा बसपा गठबंधन को हो या सपा बसपा को हो, अगर उस ज़िले ने, उस पार्टी ने 2-3 काम कर दिए तो उसका रेवेन्यू उन्हें हमेशा मिलना चाहिए। सवाल यहाँ ये है कि 60 लाख पॉपुलेशन वाले ज़िले को आखिर क्यों विकास से अछूता कर दिया गया। पूरे ज़िले में अगर आप देखेंगे तो रोज़गार के कोई साधन उपलब्ध नहीं है। यह ज़िला, चाहे रेलवे स्टेशन की इनकम को देख लीजिए आप, या यहाँ के लोग विदेशों में काफ़ी जाते हैं, वहाँ रहते हैं, वहाँ से वो कमा करके ज़िले में पैसा भेज रहे हैं या देश की इकोनॉमी को बढ़ा भी रहे हैं। इस ज़िले के तमाम ऐसे विद्यार्थी, तमाम ऐसे युवा देश विदेश के कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत हैं। फिर भी अगर ज़िले की संभावनाओं को अगर आप देखेंगे तो ज़िले में उद्योग शून्यता है। छठियार चीनी मिल को छोड़ दिया जाए, जो पिछले काफ़ी दिनों तक बंद थी, बाद में शुरू हुई है, उसके अलावा कोई ऐसा उद्योग नहीं है जिसके आधार पर ये कहा जा सके कि आजमगढ़ के युवाओं के लिए एक बेहतर प्लेटफार्म यहाँ उपलब्ध है या होने जा रहा है। कहने को तो वर्तमान भाजपा सरकार ने ये कहा कि हमने विश्वविद्यालय का शिलान्यास कर दिया। विश्वविद्यालय की घोषणा हुई थी 2019 लोकसभा चुनाव के पहले, और उसके पहले इस ज़िले के तमाम शिक्षाविद, युवा विश्वविद्यालय की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सरकार ने नहीं सुना। सरकार ने 2019 लोकसभा चुनाव के पहले चुनावी घोषणा करने के लिए डिक्लेयर किया, लेकिन 2022-21 तक यूनिवर्सिटी की एक ईंटा भी नहीं रखा गया था। अब जबकि चुनाव करीब हैं तो फिर यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया गया, और आगे आने वाले कितने दिनों में ये बन पाएगा, अभी उसका अस्थायी कार्यालय भी नहीं चल रहा है सही ढंग से, बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, ये एक प्रश्न चिन्ह है। ऐसा माना जाता है कि शिलान्यास हो गया है तो यूनिवर्सिटी बनेगी। कब बनेगी कब नहीं बनेगी ये तो बात का
लेकिन वर्तमान संदर्भों में अगर आप देखेंगे तो पूरे ज़िले में जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को किसी भी सरकार ने ध्यान देने की कोशिश नहीं की। संभावनाएं क्या हैं? संभावनाओं में कई चीज़ें यहाँ पर ऐसी हैं, जैसे एक तरह से पर्यटन स्थल के रूप में इसको बनाया जा सकता है। आप आजमगढ़ के उत्तर में जाएंगे तो जीयनपुर से आगे अजमतगढ़ में ताल सलोना एक बड़ा ताल है, उसे एक पर्यटन स्थल के रूप में बनाया जा सकता है, उसे बेहतर किया जा सकता है। तमाम ऐसे मंदिर हैं, चाहे मेहनगर में हो, चाहे आमक में हो, चाहे वो महाराजगंज में भैरवनाथ के पास हो। तो ये कई ऐसी जगहें हैं जिनको आध्यात्मिक दृष्टि से एक बेहतर रूप दिया जा सकता है, पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ निजामाबाद और मुबारकपुर, ये दो ऐसी जगहें हैं आजमगढ़ में जहाँ पर एक उद्योग की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं। निजामाबाद जो है वो ब्लैक पॉटरी के लिए बहुत फेमस है। वहीं पर मुबारकपुर में हथकरघा उद्योग, जो यहाँ बुनकर हैं, बहुत बेहतरीन काम करते हैं और यहाँ की बनी हुई साड़ियाँ विदेशों तक पहुँचती हैं। लेकिन सरकारी सुविधाओं के नाम पर उनके पास कुछ भी नहीं है। तो एक तरह से उनके पास हताशा ही हताशा और कोई चीज़ नहीं है। अगर आप हायर एजुकेशन की बात देखते हैं या माध्यमिक एजुकेशन की बात देखिए, माध्यमिक एजुकेशन में कोई ऐसा स्कूल या कॉलेज नहीं है जिसको हम मॉडल कह सकते हैं। यानी गवर्नमेंट अगर कॉलेज की या गवर्नमेंट एडेड कॉलेज की बात करें तो आप एसकेपी है, वेस्ली है, सिबली है, डीएवी है, अग्रसेन है, जीआईसी है। जो शहर के कॉलेज की बात कर रहे हैं, शहर के कॉलेजों में 2-3 इंटर कॉलेज ऐसे हैं जो एडेड हैं, उनकी हालत बहुत ही बद से बदतर है। वहाँ पर न तो विद्यार्थी ढंग से पढ़ते हैं, न ही बिल्डिंगें अच्छी हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके का नहीं है जिसे एक मॉडल स्कूल कहा जा सके। एक ज़माने में जो स्कूल बहुत अच्छा रहता था, उसकी भी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई है। सरकार की इस पर नज़र नहीं है। अगर पिछले 5 वर्ष पहले सपा सरकार की बात की जाए या उसके पहले जो बसपा सरकार थी या वर्तमान जो भाजपा सरकार, अगर इनसे ये पूछा जाए कि इन 15 वर्षों के दौरान आप लोगों ने इस ज़िले में शिक्षा में क्या क्या काम किया, तो जो भी इनका रिजल्ट आएगा वो ज़ीरो आएगा। हायर एजुकेशन में देख लीजिए कि हायर एजुकेशन में 2-3 डिग्री कॉलेजेस हैं, आप वहाँ पर देख लीजिए हायर एजुकेशन में मान्यता कहाँ कहाँ क्या है। एक सिबली कॉलेज में जहाँ पीजी की मान्यता है, जो एडेड कोर्स में है, और बाकी और अदर कॉलेजेस में एमएससी में जो है, या साइंस से परास्नातकोत्तर या विज्ञान से परास्नातकोत्तर की जो परास्नातक की जो मान्यता है वो सिबली कॉलेज में है, जो एडेड है। बाकी और कॉलेजों में विज्ञान से परास्नातक की व्यवस्था नहीं है, अगर है भी तो वो प्राइवेट या निजी सेल्फ फाइनेंस कोर्स के तौर पे है। यानी जो बच्चे 3,000-4,000 रुपये फीस देते हैं उन्हें 20,000 वसूला जाता है। तो एक तरह से रिसर्च की कोई संभावनाएं नहीं है, कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी डिग्री कॉलेज में नहीं है जहाँ पर विज्ञान में एक अच्छा शोध किया जा सके। तो एक तरीके से शिक्षा के मामले में देखा जाए तो ज़िला भी पूरी तरह से शून्य है। जहाँ पर थोड़ा बहुत व्यवस्थाएं हैं भी, उनका रेट इस तरीके का है कि जहाँ सामान्य घरों के बच्चे नहीं पढ़ सकते। माध्यमिक स्कूलों की हालत बद से बदतर है। बेसिक जो स्कूल है वहाँ पर भी एक तरह की पॉलिटिक्स है, या वहाँ के जो शिक्षक हैं पढ़ाने जाते हैं या नहीं जाते हैं, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं नज़र आता है। ज़्यादातर जो गारमेंट स्कूल हैं वहाँ पर लोग अपने बच्चों का एडमिशन करवा रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए कि जो एजुकेशन का सिस्टम है वो भी कहीं से बेहतर नहीं है, जबकि यहाँ की पॉपुलेशन काफ़ी अच्छी खासी है और यहाँ के विद्यार्थी बहुत दूर दूर तक जाते हैं पढ़ने। क्यों ले जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर उस तरह की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन इन चीज़ों पर किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। आप स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं, स्वास्थ्य के मामले में भी ये ज़िला एकदम फिसड्डी ही है। जिला अस्पताल में आज तक एक भी न्यूरो का डॉक्टर नहीं है, एक भी न्यूरो सर्जन नहीं, न्यूरो चिकित्सक तक नहीं है। यानी एक सामान्य आदमी, गरीब आदमी अगर बीमार पड़ता है तो वो न्यूरो चिकित्सक के न्यूरो की सर्जरी के लिए या उसके इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटलों में जा रहा है, जहाँ पर उसे अच्छी खासी डकैती की जाती है। तो आज तक न तो ये भाजपा सरकार के जेहन में आया, न तो सपा सरकार के जेहन में आया, ना किसी अन्य सरकार के जेहन में आया, ना तो यहाँ सिविल सोसाइटी के जेहन में आया कि एक ऐसी मांग उठाई जाए कि कम से कम जिला अस्पताल में एक न्यूरो विभाग हो, जबकि आए दिन केसेस कंटिन्यू बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर
थोड़े बहुत सुविधाएं हैं तो ये पीजीआई है जो शहर से काफ़ी 20-25 किलोमीटर दूर है। फिर भी आप अगर देखेंगे तो जो सीएचसी पीएचसी का मामला है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उनकी हालत भी इस तरीके की है कि आप बहुत अच्छा नहीं कर सकते। छोटी छोटी समस्याओं के लिए यहाँ से बीएचयू जाना पड़ता है या लखनऊ जाना पड़ता है या गोरखपुर जाना पड़ता है। तो जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो भी एक तरीके से नदारद हैं। एक जटिल रोग का इलाज यहाँ संभव नहीं है। अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई मरीज जाता है तो उसे एक मोटी रकम चुकानी पड़ती है जो सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। तो कम से कम इस तरह की व्यवस्था अगर की जाए या इस तरह की सरकारों ने ध्यान दिया होता कि इस ज़िले में क्या क्या समस्याएं हैं शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के, तो एक बेहतर कदम हो सकता था। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार जो कि मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिनके बगैर किसी भी बेहतर समाज की कल्पना करना बेमानी है, उस पर कोई भी सरकार ध्यान नहीं देती है। अब आइए विकास के दौर में। विकास किसका है, विकास कैसे हो, विकास किस कीमत पर। विकास का जो नज़रिया इधर 10-15 सालों में सरकारों के ज़हन में आया है, वो ये समझते हैं कि सरकार विकास का मतलब सिर्फ ये है कि 6 लेन 4 लेन। जबकि आप शहर बनाते हैं तो शहर का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एक वेल डेवलप एरिया, एक ऐसा एरिया जहाँ अच्छी तरह विकास हो, जहाँ पर अच्छी रोड हो, नालियाँ हों, बाज़ार ठीक ठाक हों। लेकिन अगर आप शहर में आएंगे, आजमगढ़ शहर में अगर आइए कभी, तो आप जैसे ही नगरपालिका क्षेत्रों में एंट्री करेंगे तो वहाँ पर आपको गड्ढे गड्ढे मिलेंगे, कूड़े मिलेंगे, नालियाँ मिलेंगी, नालियाँ बहती हुई रोड पर बहती हुई मिलेंगी और इनकी सुनवाई कहीं नहीं। नगरपालिका जबकि ये कहता है कि हमारे पास फंड नहीं है, जो पुराने समय का फंड था वही भी आज भी फंड है, जबकि हमारी काफ़ी चीज़ें, काफ़ी नीड बढ़ गई है। इस पर सरकार का कोई जवाब नहीं मिलेगा। दूसरी बात, जो जिम्मेदार अधिकारी है वो जिम्मेदार अधिकारी आपसे बात भी नहीं करना चाहता। और अगर विकास की बात करें, विकास अगर किसी भी पार्टी ने 2-4 विकास कर दिए, 2-4 काम कर दिए, तो यहाँ की जनता उसे बार बार ढोती रहती है कि फलां ने ऐसा ऐसा किया। समाजवादी पार्टी सरकार में जिले को मंडल का दर्जा दिया गया, पीजीआई बनाया, महिला हॉस्पिटल बनाया, हथिया का और बाग लखनऊ का पुल बनाया। तो ये पुल और ओवरब्रिज और इसके आधार पर 2-4 गिने चुने विकास है जिनको वो हमेशा एक रॉयल्टी की तरह ले रहे हैं और जनता उन्हें वोट दे रही है। और अगर 88 के पहले के दौर में जाएंगे तो जो विकास हुआ है वो एक तरह से महुला गढ़वाल बांध का है, या आजमगढ़ शहर को तमसा नदी से बचाने वाला एक बांध जो है वो बाईपास हो गया, या नवोदय विद्यालय की स्थापना हुई। ये सब 88 के पहले का वर्क है। आप चाहे आप केंद्रीय विद्यालय देख लीजिए, या राजकीय पॉलिटेक्निक देख लीजिए, ITI देख लीजिए, ये जो, या सदर हॉस्पिटल देख लीजिए, ये जो है ये सब पहले का काम है। लेकिन इन 32 सालों में जब पूरे देश की इकोनॉमी बढ़ रही थी, पूरे देश में विकास की एक बयार चल रही थी, उस दौर में आजमगढ़ की जो विकास की धारा है वो इतनी मंद क्यों हो गई? आखिर क्या कारण है कि आज भी रोजगार की संभावनाएं नहीं बन पाई? रोजगार की संभावनाएं न बन पाने के पीछे कौन सा? वो राजनीतिक सोच जिम्मेदार है। क्योंकि जब राजनीति धर्म और जाति को आधार बनाकर होगी तो उस राजनीति में कभी भी कहीं भी विकास की कोई बू नहीं आएगी। तो ये आवश्यक है कि अगर हम आजमगढ़ के संदर्भ में देखते हैं कि आजमगढ़ का विकास कब कब कैसे कैसे क्या हुआ, तो आपको नज़र ये आएगा कि इस ज़िले के 10 विधानसभा सीटों और 2 लोकसभा सीट को यहाँ के राजनीतिज्ञों ने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए एक ढाल बना कर रखा है। विगत 2 महीनों से आप देखिए, अक्टूबर से लेकर के आप तक लगातार पूर्व मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री का दौरा कंटिन्यू हो रहा है। आजमगढ़ उनकी नज़र में है। क्यों नज़र में है? कि आजमगढ़ की जो 10 विधानसभा सीट है जो उन्हें कब्जे में लेना है, और कंटिन्यू ये प्रयास किया जा रहा है, राजनीतिक दल प्रयास कर रहे हैं कि ये अपने कब्जे में आ जाए। भाजपा ये सोचती है कि हमने विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है तो उसके आधार पर इसको हम एक मुद्दा बनाएंगे। सपा ये कहती है कि हमने पूर्व में जो विकास किया है उसको एक मुद्दा बनाएंगे। लेकिन वर्तमान सांसद है अखिलेश यादव जी, इन 5-2 वर्षों से, लगभग 19 के बाद, या उनके पहले उनके पिताजी मुलायम सिंह जी थे, इन लोगों ने आजमगढ़ के विकास के लिए जो रूपरेखा तैयार की उसमें कहीं ऐसा कुछ नज़र नहीं आता है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री इस ज़िले के सांसद हैं।
यहाँ सवाल ये है कि इस ज़िले की जनता को भी सवाल खड़ा करना होगा, उनसे जवाब मांगना होगा कि आखिर ऐसा क्यों है कि हम आपको चुने हैं और आप हमारे बीच नहीं हैं। आप हमारे बीच नहीं हैं तो फिर किस मुंह से आप हमसे वोट मांगने आते हैं। जो शहर है उसी शहर से आसपास विधायक भी रहते हैं। शहर की समस्याएं उनके लिए कोई समस्या नहीं है। तो कम से कम इस विधानसभा चुनाव में जनता को कम से कम अपने मुद्दों के लिए, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, चाहे सड़कों का मुद्दा हो, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, इस मुद्दे के लिए एक आंदोलन तैयार करना पड़ेगा, आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। क्योंकि बगैर आंदोलन के या बगैर जवाबदेही के विकास नहीं हो सकता। सिर्फ हम अगर एक बार 5 साल में वोट देते हैं और 5 साल तक ये इंतज़ार करते हैं कि हमारा जनप्रतिनिधि आएगा और जनप्रतिनिधि आ करके विकास की धारा बहा देगा, तो ये संभव नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि जाति, धर्म और राजनीति से ऊपर उठ करके सभी लोग अपने नेता को जवाबदेह बनाएं। और विकास के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो चेंज होना चाहिए। अच्छे स्कूल कॉलेज होने चाहिए, अच्छे अस्पताल होने चाहिए। आखिर क्या कारण है कि जिन सरकारी अस्पतालों में जहाँ पर नाम मात्र की सुविधाएं नहीं हैं, वहाँ मरीज जाके तड़पता रहता है। जिले के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मंडलीय अस्पताल में अगर एक न्यूरो का डॉक्टर तक नहीं है, तो क्या ये हमारे जो राजनेता हैं उन्हें हम किस आधार पर चुनें? आखिर ये सवाल जनता क्यों नहीं करती है? इन सवालों से टकराइए, इन सवाल खड़ा करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि जो शिक्षा का सिस्टम देख लीजिए आप, पूरा ज़िले में जो एजुकेशन का लेवल है, चाहे हायर एजुकेशन का आप सिस्टम देख लीजिए, आप चाहे माध्यमिक का देख लीजिए, वहाँ भी कोई इस तरह का विकास नहीं है जिससे ये कहा जा सके कि आजमगढ़ प्रगति के पथ पर अग्रसर है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आजमगढ़ के विकास पर एक झलक डाली, एक नज़र डाली। प्रयास करेंगे कि आजमगढ़ के एक एक मुद्दे को लेकर के हम आपसे इस पर डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा भी प्रदेश के जो अन्य मुद्दे हैं उस पर भी बातचीत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।